आज अपने डिस्कस करेंगे जे एडवांस 2022 पेपर वन। अब पहले क्वेश्चन में उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया है और कहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू कंसिडर करते हुए इसका वैल्यू निकालो। अब सब जगह यहाँ पे अगर देखें तो अपने को पाई बाई रूट टू दिखता है। तो अगर पाई बाई रूट टू दिखता है तो अपने क्या करेंगे, पाई बाई रूट टू को टेन थीटा मानेंगे। अब पाई बाई रूट टू का जो वैल्यू है वो 2.2 कुछ है। अब 1045 1 होता है, तो इसका मतलब ये जो थीटा रहेगा इसका वैल्यू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा। तो अगर सब जगह टेन थीटा पुट करते हैं तो ये हो गया 3/2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1/4 साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन इनवर्स 1/10 थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस थीटा बन गया, ये साइन 2 थीटा है और ये कॉट थीटा है। अब क्योंकि थीटा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में है तो ये कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, तो यहाँ थीटा आ गया। लेकिन 2 थीटा के लिए ये हो गया पाई बाई 2 से पाई के बीच में, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में अपने को पता है ये डेफिनेशन है पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे अगर कैंसिलेशन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस 2 थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा है 10 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो गया, तो ये हो गया आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 3 पाई बाई 4, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 2.36। अब ये क्वेश्चन में हमें दो फंक्शंस दिए हैं एफ एक्स और जी एक्स, और पूछा है कि आप लिमिट निकालिए एक्स टेंड्स टू अल्फा पॉजिटिव एफ ऑफ जी एक्स। अब क्योंकि एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो अपने लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं, तो अपने इसको लिखेंगे साइन पाई बाई 12 और फिर ये लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा जी एक्स। अब सबसे पहले ये लिमिट को ही सॉल्व कर लेते हैं। अब इस लिमिट को अगर लिखेंगे तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा 2 log अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट अल्फा अपॉन लॉग ई टू द पावर अंडर रूट एक्स माइनस ई टू द पावर अंडर रूट अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा पुट किया तो log 0 अपॉन log 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। अब क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है तो लॉपिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएट किया टू एज इट इज log का 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट अल्फा और फिर अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इसी तरह से इसका, तो इसका हो गया 1 अपॉन ई टू द पावर अंडर रूट एक्स माइनस ई टू द पावर अंडर रूट अल्फा, फिर ई टू द पावर अंडर रूट एक्स का ई टू द पावर अंडर रूट एक्स और फिर अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये 2 रूट एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से ई टू द पावर अंडर रूट अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया ई टू द पावर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट अल्फा माइनस 1, और इसको इसके नीचे ले लेंगे तो ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट बन गया ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, जो कि होता है 1, और यहाँ पे ई टू द पावर अंडर रूट अल्फा अपॉन ई टू द पावर अंडर रूट अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये लिमिट का वैल्यू आ गया 2। तो लिमिट का वैल्यू अगर यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो ये कितना हो गया साइन पाई बाई 12 इंटू 2 साइन पाई बाई 6 और साइन 30 इज 1/2, तो ये लिमिट का आंसर हो गया आपका 0.5। अब एक क्वेश्चन में उसने 900 लोगों का डेटा दिया है और उसमें बताया उनको फीवर, कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं। अब वो कहता है कि अगर एक पर्सन को रैंडमली चूज करता है 900 लोगों में से, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो पर्सन को एटमोस्ट एक सिम्टम हो। तो अगर अपने इसका वेन डायग्राम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे सपोज फीवर, कफ और ब्रीदिंग का, तो उसको एटमोस्ट एक प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने का तरीका ये हो सकता है कि अपनी कॉम्प्लीमेंट से वो निकालें या तो उसको 2 या 2 से ज्यादा प्रॉब्लम है उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो अपने को वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा कि उसको एट द मोस्ट एक प्रॉब्लम रहे। अपने को ये रीजन्स निकालना है। अब ये तीनों का प्रोबेबिलिटी दिया है उसने, ये 30 लोग हैं जिनको तीनों सिम्टम्स हैं, फीवर, कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अब वो निकालना है जिनको फीवर और कफ दोनों है, तो एन एफ इंटरसेक्शन सी जो है वो है एन एफ प्लस एन सी माइनस एन एफ यूनियन सी। एन एफ 190 है, एन सी 220 है और एफ इंटरसेक्शन सी 330 है, तो ये वैल्यू आ गया आपका 80। इसी तरीके से कॉफ एंड ब्रीथिंग का निकाल सकते हैं, वो 90 आएगा, और फीवर एंड ब्रीथिंग का निकाल सकते हैं, वो 70 आएगा। अब अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे 1 माइनस, अब पर्सन जो है वो ये रीजन के अंदर से आना चाहिए। अब इसमें फीवर एंड कॉफ है, कॉफ एंड ब्रीदिंग है और फीवर एंड ब्रीदिंग है, तो तीनों लिख लिया इसमें। अब इसमें जो बीच वाला रीजन है ये हमने 3 बार काउंट कर लिया, जबकि अपने को सिर्फ एक ही बार काउंट करना है, तो क्या करेंगे, तो उसको 2 बार निकाल देंगे, -2 टाइम्स ये 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका 4/5, जो कि है 0.8। अब इक्वेशन में उसने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है जो कि प्योरली रियल नहीं है, और ये कहते हैं अगर ये एक्सप्रेशन एक रियल नंबर है तो मॉड z स्क्वायर का वैल्यू बताओ। अपने को पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर w प्योरली रियल है तो w इक्वल्स w बार होना चाहिए,
तो हमने ये इसको इसके कॉन्जुगेट के बराबर लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस कैंसिल हो जाएंगे। अपने को एंड में बचेगा 6z माइनस जेड बार प्लस 12 मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जेड बार माइनस जेड इक्वल्स टू 0। अब यहां से z माइनस जेड बार कॉमन ले लिया तो ये होगा 6 माइनस 12 मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब z इक्वल जेड बार मतलब प्योरली रियल है, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, तो यहां से एक ही कंडीशन बचेगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज 1/2, यानी इसका आंसर जो है वो आएगा आपका 0.5। अब इक्वेशन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये है कि इसमें 3z ऐड कर देते हैं और 3z सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर तो 1 हो गया। अब ये हो गया 6z अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर, z से डिवाइड भी कर दिया तो ये हो गया 2 अपॉन z प्लस 4 अपॉन z माइनस 3। अब सब कुछ रियल है तो ये एक्सप्रेशन पूरा रियल तब होगा अगर 2 अपॉन z माइनस 4z रियल हो। तो अगर ये रियल है तो फिर से हमें पता है कि ये इसके कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए, तो इसको इसके कॉन्जुगेट के बराबर ले लिया, 2 को एक साथ ले आए, 4 को एक साथ ले आए, z माइनस जेड बार को कैंसिल कर दिया क्योंकि प्योरली रियल नहीं है, तो यहां पे फिर से मॉड ऑफ जेड स्क्वायर 1/2 मतलब 0.5 के बराबर आएगा। तो ये तरीका ज्यादा आसान है। अभी क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दिया है और पूछा है इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स बताइए। अब इक्वेशन में z बार को एक साथ कर लेते हैं, z स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं, तो अपने को मिल जाएगा z बार 1 माइनस आयोटा इक्वल z स्क्वायर 1 प्लस आयोटा। अब 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा z स्क्वायर इक्वल्स माइनस आयोटा z बार। अब z को अगर r e टू द पावर आयोटा थीटा कंसीडर करेंगे और यहाँ पे मॉड साइन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा r स्क्वायर इक्वल्स r, तो इसका मतलब या तो r का वैल्यू 0 या फिर r का वैल्यू 1। अगर r का वैल्यू 0 है तो एक सोल्यूशन हो गया, z का वैल्यू 0, और अगर r का वैल्यू 1 है मतलब मॉड z1 z बार इक्वल्स 1, तो z बार को 1 अपॉन z अगर लिखेंगे तो यहां से आएगा z क्यूब इक्वल्स माइनस आयोटा। तो एक क्यूबिक इक्वेशन है z में जिसके 3 रियल रूट्स होंगे और इनमें से कोई भी रूट 0 नहीं होगा, तो यानी कि ये इक्वेशन के ओवरऑल 4 सॉल्यूशंस आएंगे, तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपका 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को एक एपी दिया है L1 L2 L100 जिसका कॉमन डिफरेंस D1 है, और दूसरा एपी दिया है W1 W2 W100 जिसका कॉमन डिफरेंस D2 है, जहां पे D1 इंटू D2 का वैल्यू 10 है। अभी कहता है एक रेक्टेंगल RI है जिसका लेंथ LI है और विड्थ WI है और एरिया AI है। फिर उसमें दिया है A51 माइनस A50 1000 है, तो A100 माइनस A90 का वैल्यू निकालो। अब इस एपी में अगर इसका LIth टर्म निकालते हैं तो हो जाएगा L1 प्लस I माइनस 1 D1, और दूसरे एपी का WIth टर्म हो जाएगा W1 प्लस I माइनस 1 D2। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इंटू विड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया L1 W1 प्लस I माइनस 1 L1 D2 W1 D1 प्लस I माइनस 1 स्क्वायर इंटू D1 D2। अब D1 D2 का वैल्यू कितना 10, तो यहां पे इसका वैल्यू 10 पुट कर दिया। अपने को चाहिए A51 माइनस A50, तो यहाँ पे I का वैल्यू 51 पुट करेंगे तो L1 W1 यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 50 स्क्वायर इंटू 10 हो गया, और 50 के लिए L1 W1 हो गया, यहाँ 49 हो गया, और यहाँ 49 स्क्वायर इंटू 10 हो गया। अब ये L1 W1 कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा L1 D2 प्लस D1 W1, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो गया L1 D2 प्लस D1 W1, और यहाँ पे A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो 10 कॉमन लेके A प्लस बी 99 A माइनस बी 1, और ये बराबर है 1000 के, तो यहां से आपको L1 D2 प्लस D1 W1 का वैल्यू मिल जाएगा और वो है आपका 10 के बराबर। अपने को चाहिए A100 माइनस A90, तो 100 के लिए I का वैल्यू 100 और 90 के लिए I का वैल्यू 90, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ 99 89 हो गया, यहाँ 99 स्क्वायर 89 स्क्वायर हो गया, L1 W1 फिर से कैंसिल, तो ये हो गया 10 टाइम्स L1 D2 प्लस D1 W1 और प्लस 10 फिर से कॉमन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब ये 10 है तो ये 100 हो गया, और यहाँ पे A प्लस बी इंटू A माइनस बी करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपका 18900। तो एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 18900। अब ये क्वेश्चन में उसने पूछा है कि कितने 4 डिजिट इंटीजर्स बन सकते हैं इस क्लोज्ड इंटरवल में 2022 से 4482 के बीच में यूजिंग दीज डिजिट्स 0 2 3 4 6 7। अब क्योंकि ये इंटरवल में फॉर्म करना है तो सबसे पहले अपने वो नंबर्स देखेंगे जो 202 से बनते हैं। अब 202 फिक्स हो गया, अब लास्ट डेट के लिए
2, 3, 4, 6 और 7 में से कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास 5 चॉइस हो गई। 2 को हमने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ 5 चॉइस। अब वो नंबर्स जो कि 2 0 से स्टार्ट होते हैं, अब 2 0 से स्टार्ट होने वाले और 2 से बड़े, तो यहाँ पे 2 से बड़े मतलब 3, 4, 6, 7 4 चॉइसेस, लास्ट वाले के लिए कोई भी 6, तो ये हो गया 24। अब वो नंबर्स जो कि 2 से स्टार्ट होते हैं लेकिन 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 2, 3, 4, 6, 7, तो यहाँ पे 5 चॉइस और बाकी 2 प्लेसेस के लिए 6 चॉइसेस, तो ये हो गया आपका 180। अब 3 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 6, बिकॉज सारे नंबर्स इस रेंज में रहेंगे, तो ये होगा 216। अब बात करते हैं 4482 का। अब 4482 में पहले वो नंबर्स लेते हैं जो 4 से शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर है ये 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा मतलब 0, 2 और 3, 3 चॉइसेस, बाकी ये 2 जगह के लिए कोई भी 6 नंबर रख सकता है, तो ये हो गया आपका 108। अब नंबर्स की बात करते हैं 44। अब 44 से शुरू होने वाले नंबर्स जो कि 82 से छोटे हैं, अब यहाँ पे नंबर 8 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स जो है 8 से छोटे हैं, तो यहाँ पे 6 चॉइस और यहाँ पे भी 6 चॉइस मतलब 36। तो टोटल नंबर्स जो बनेंगे वो सबको जोड़ के ये वैल्यू आती है 569, जो कि है इसका आंसर। अभी क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसमें एंगल ए 90 है, ए बी 1 है और ए सी 3 है। तो एक काम करते हैं, तो इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अज्यूम कर लेते हैं। तो ए 0 0 हो गया, बी 1 0 हो गया और सी 0,3 हो गया। अब ये है इसका सर्कम सर्कल। अब क्योंकि बी सी डायमीटर है, इसका मिड पॉइंट सेंटर हो गया 1/2 3/2 और बीसी का लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से √10, तो इसका जो रेडियस है वो आएगा आपका √10/2। अभी कहता है एक सर्कल है जो कि ये 2 साइड्स को टच करता है, ए बी और ए सी को, और इस सर्कल को भी टच करता है। अपने को पता है कि अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का उसके रेडियस के बराबर आएगा। अब क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो सीधे इसको r, लिखेंगे और इसका रेडियस r। अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करता है। अब सर्कल्स अगर इंटरनली टच करते हैं तो कंडीशन है C1 C2 बराबर R2 माइनस R1। तो यहाँ पे C1 C2 इक्वल्स R1 माइनस R हो जाएगा। C1 C2 अंडर रूट ऑफ R माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस R माइनस 3/2 स्क्वायर, और ये कितना R1 माइनस R, तो अंडर रूट 10/2 माइनस R, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे तो 1/4 9/4 10/4 कैंसिल हो गया, R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से सीधे R का वैल्यू आएगा आपका 4 माइनस अंडर रूट 10 जो कि है 0.84। अब ये क्वेश्चन में हमको एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया है और ए का एक रेंज दिया है और पूछा है इनमें से कौन सा सही है। अब यहाँ पे देखें तो log x की पावर 3/2 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, तो ये सीधे dx बन जाएगा। तो क्लियरली ये क्वेश्चन में a माइनस log x टू द पावर 3/2 को कुछ मान लेते हैं कि ये t है। डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 3/2 log x की पावर 1/2, 1/x dx dt हो गया। तो यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दिया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा -2/3 dt, और ये हो गया आपका t स्क्वायर। लिमिट्स पुट कर देता है, जब x की वैल्यू 1 log 1 0 तो ये a, और अगर x की वैल्यू e तो log e 1 तो ये a माइनस 1। तो अब इसको इंटीग्रेट किया 1/t स्क्वायर का -1/t, लिमिट पुट कर देता है। तो लिमिट पुट करने के बाद अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा 3a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 इक्वल्स 0। अब यहां सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 33/6। अब a की 2 वैल्यूज हैं, एक 3 माइनस अंडर रूट 33/6 और एक 3 प्लस अंडर रूट 33/6। अब क्योंकि अंडर रूट 3 से बड़ा है तो ये वैल्यू नेगेटिव होगा, तो यानी कि इस इंटरवल में आएगा, तो यानी इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब 3 प्लस अंडर रूट 33, अब ये वैल्यू 6 से बड़ा आएगा, तो यानी ये वैल्यू 1 से बड़ा, तो यानी कि इस इंटरवल में है। तो दोनों ही वैल्यू इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो ये इरेशनल नंबर्स रहेंगे और मोर देन 1 वैल्यू ऑफ a आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है C and D। अब ये क्वेश्चन में हमें एक AP दिया है जिसका पहला टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस 8 का है। एक दूसरा सीक्वेंस है जिसमें t1 का वैल्यू 3 है और कहता है tn + 1 - tn an के बराबर है। तो tn - 1 tn an के बराबर, tn - tn - 1 an - 1 के बराबर, और ऐसे ही अगर चलते जाएंगे तो t2 - t1 a1 के बराबर। तो सबको ऐड कर देते हैं तो ये सब टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे, तो लास्ट में क्या बचेगा tn + 1 - t1, और ये बराबर है a1 + a2 अप टू an के, जो कि है AP के पहले n टर्म्स का सम। अब t1 की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, t1 की वैल्यू 3 है,
तो टी एन प्लस वन माइनस थ्री, और ये है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से अपने को टी एन प्लस वन आ जाएगा, जो कि है 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3। अब इसने पूछा T20 और T30 का वैल्यू, तो n का वैल्यू 19 और n का वैल्यू 29 पुट करेंगे। तो n का वैल्यू अगर 19 पुट करता है तो आएगा 1504, और 29 पुट करते हैं तो आएगा 3454। तो 1504 करेक्ट नहीं है, 3454 करेक्ट है, तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी सही है। अब फिर कहता है कि ये निकालो समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to 20 एंड 1 to 30 tk। अब इसके लिए हमको निकालना है ये समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to कैपिटल N tk, यानी t1 प्लस t2 अप टू tn। अब इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन k 0 से लेके n माइनस वन tk प्लस वन, क्योंकि ये भी t1 से लेके tn तक आएगा। तो यहाँ पे इसको समेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3, तो ये हो गया 4n माइनस वन n 2n माइनस वन बाई 6, क्योंकि यहाँ पे n की जगह n माइनस वन पुट करना है सब जगह, और समेशन आर इज एन एन प्लस वन बाई टू, जो कि यहाँ पे n माइनस वन n बाई टू रहेगा, n प्लस 3n। तो यहाँ पे अगर 20 पुट करते हैं तो ये वैल्यू आएगा 10510, और 30 पुट करते हैं तो ये वैल्यू आएगा 35615। तो 10510 करेक्ट है, 35610 करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी और सी। अभी क्वेश्चन में अपने को दो प्लेन्स दिए हैं, इनमें से कौन सी लाइन एक टेट्राहेड्रन का एज हो सकता है जिसके दो फेस P1 और P2 पे लाई करता है। नाउ टेट्राहेड्रन में सपोज ये P1 है और ये दूसरा फेस P2 है। अब अगर एजेस की बात करें तो या तो एज जो है ऐसे बनेगा, जिस केस में वो जो लाइन है वो लाइन दोनों में से किसी एक प्लेन या दोनों प्लेन के अंदर लाई करता है, या फिर एक ऑप्शन ऐसे है कि वो एज ऐसे हो और इस केस में वो लाइन ये दोनों प्लेन्स को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो दो केस बनेंगे, या तो लाइन P1 या P2 दोनों में से किसी एक में या दोनों में लाई करता है, या फिर वो लाइन वो दोनों P1 और P2 को इंटरसेक्ट करता है। अब अगर पहले दो ऑप्शन देखें तो इसको लेमडा के बराबर लेके पॉइंट आ गया 1 1 1 प्लस 5 लेमडा, इसको फर्स्ट प्लेन में पुट करेंगे तो यहां से लेमडा का वैल्यू 23/60 आएगा, तो पॉइंट आ जाएगा 1 1 175/60, और इसको सेकंड प्लेन में पुट करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 1 1 85/20। तो यानी कि ये लाइन ये दोनों प्लेन्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, यानी ये लाइन ये वाला एज हो सकता है। ऐसे ही सेकंड वाले को लेमडा लिया तो यहां पॉइंट हो जाएगा 6 - 5 लेमडा, 2 लेमडा 3 लेमडा। पहले इक्वेशन पुट किया, लेमडा को वैल्यू 0 आ गया, पॉइंट हो गया 600। दूसरे इक्वेशन पुट किया, लेमडा का वैल्यू 1 आ गया, पॉइंट हो गया 1 2 3। तो ये दूसरा लाइन भी दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यानी इसका मतलब ये भी आपका ये वाला एज हो सकता है। अब सी और डी में देखें तो यहां पॉइंट दिया है आपको 0 4 0। अब 0 4 0 दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे 60 - 60 0 हो गया, और यहाँ पे 20 - 20 0 हो गया, यानी ये पॉइंट जो है वो दोनों लाइंस पे लाई करता है। यानी इसका मतलब ये जो तीसरा और चौथा लाइन है वो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के एक पॉइंट से पास करता है। तो अगर इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पॉइंट से पास करता है तो इसका मतलब या तो ये लाइन होगा, ये लाइन होगा, ये लाइन होगा, या ये लाइन होगा। यानी ये केस में ये एज तभी हो सकता है जब या तो कंप्लीटली P1 में लाई करे या P2 में लाई करे। तो अगर ये दोनों प्लेन्स के डायरेक्शन रेशियोज देखेंगे तो ये प्लेन का है डायरेक्शन रेशियो 10 15 12, और इसका है -2 5 और 4। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है -2 5 और 4। अब ये लाइन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, और पहले वाले से अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी 0 नहीं आता, यानी ये लाइन इन दोनों में से किसी भी प्लेन के अंदर लाई नहीं करता है। तो यानी इसका मतलब ये एज नहीं हो सकता। अब ये डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 1 - 2 3, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर सेकंड वाले के साथ लेते हैं तो ये आएगा आपका -2 -10 +12, जो कि 0 है। यानी कि डी जो है ये लाइन सेकंड प्लेन P2 में लाई करता है। तो यहाँ पे एजेस हो सकते हैं A, B और D। क्वेश्चन नंबर 12 में एक प्लेन दिया है जो कि पैरामीटर के टर्म्स में है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x हो गया -t - p, y हो गया t, और z हो गया 1 + p। पैरामीटर को एलिमिनेट करना है, सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दिया तो यहाँ से प्लेन का इक्वेशन आ गया x + y + z = 1। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया है Q 10 15 20, इसका रिफ्लेक्शन है अल्फा बीटा गामा। अब पॉइंट का इमेज फॉर्मूला यूज करते हैं, तो अल्फा -10/1, बीटा -15/1, गामा -20/1,
एंड ये है -2 और यहाँ पे 10 + 15 + 20 45 45 - 1 44 हो गया डिवाइड बाई a² + b² + c², 1 + 1 + 1 3। यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से अपने को अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, गामा का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां से 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे -101 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे -71 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे -86 आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे -129 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शंस हैं ए, बी और सी। अब ये क्वेश्चन में हमें एक पैराबोला दिया है y² = 4x। तो ये पैराबोला बना लिया। इसका फोकस है a,0 जो कि है s 1,0 और एक पॉइंट दिया है -2,1। अब इससे दो टेंजेंट्स खींचे हैं जो कि मिलते हैं P1 और P2 पे। अब SP1 को जोड़ दिया, SP2 को जोड़ दिया, P से इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे है Q1 और P से इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे है Q2। अब इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। अभी क्वेश्चन को हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से करेंगे। अब a का वैल्यू 1 है तो P1 को मान लिया T1² 2T1 और P2 को मान लिया T2² 2T2। अपने को पता है कि दो पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ किया तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा AT1 T2 A T1 + T2। तो यानी इसका मतलब ये जो P का कोऑर्डिनेट है वो होना चाहिए T1 T2 और T1 + T2। कंपेयर किया तो T1 T2 -2 के बराबर और T1 + T2 1 के बराबर। अब दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास T1 और T2 की वैल्यू आ जाएंगे, या तो T1 2 और T2 -1 या फिर T1 -1 और T2 2। तो दोनों केस सिमेट्रिकल हैं, तो इनमें से कोई भी एक केस लेते हैं। तो अगर T1 का वैल्यू 2 लेते हैं तो ये जो पॉइंट P1 है ये हो जाएगा 4,4 और T2 को वैल्यू -1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1,-2। तो अपने पास यहाँ पे P1 और P2 दोनों आ गया। अब Q1 Q2 निकालना है तो Q1 Q2 निकालने के लिए पहले ये लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - 0, उसका स्लोप कितना 4 - 0/4 - 3 4/3 x - 1। तो ये लाइन हो गया 4x - 3y - 4 = 0। अब ये पॉइंट से ये लाइन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज करते हैं, x - h/a equals y - k/b एंड -4h। तो ये कितना हो गया -8 -3 -4 अपॉन a² + b², 16 + 9 25। तो यहां सॉल्व करेंगे तो यहां से इसका कोऑर्डिनेट आएगा 2/5 एंड -4/5। तो Q1 का वैल्यू हो गया 2/5 और -4/5। इसी तरीके से SP2 निकालते हैं। अब यहाँ पे दोनों का x कोऑर्डिनेट 1 है तो यानी ये लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 1 आएगा, क्योंकि ये लाइन y के पैरेलल है तो ये लाइन x के पैरेलल हो जाएगा। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 1 हो जाएगा, यानी Q2 का वैल्यू 1,1 आएगा। अब SQ1 डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। S है 1,0, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया तो ये वैल्यू जो है वो आपका 1 के बराबर आएगा। तो SQ1 1 आएगा और SQ2 1 आएगा। तो यानी ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन डी सही है। Q1 Q2 दोनों का वैल्यू पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये वैल्यू 3√10/5 आएगा। और PQ1 में भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आपका 3 के बराबर आएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, सी और डी। अब ये क्वेश्चन में हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है f थीटा। अब अगर f थीटा को देखें, sin पाई 0 है, cos 90 0 है और tan पाई 0 है, यानी कि डायगोनल के सारे एलिमेंट 0। यहाँ पे sin थीटा - π/4 है और यहाँ पे cos थीटा + π/4 है। अब cos थीटा होता है sin 90 - थीटा, तो इसको sin 90 - थीटा लिखेंगे तो sin π/4 - थीटा आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं -sin थीटा - π/4। तो यानी कि यहाँ पे a है और यहाँ पे -a है। इसी तरह से ये tan थीटा है तो यहाँ पे -tan थीटा आ जाएगा, और ये है log a/b और ये है log b/a। अपने को पता है कि log a/b बराबर है -log b/a। तो यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 का। तो एक ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो हमेशा 0 के बराबर आता है। यानी इसका मतलब ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू आपका 0 के बराबर आएगा। तो सिंपली f थीटा हो गया 1/2 और ये पहला डिटर्मिनेंट। अब इसमें C1 को लिखते हैं C1 + C3 तो गया 2, यहाँ पे 0 0 एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करने के बाद ये आ जाएगा 1 + sin² थीटा और
अंडर रूट ऑफ एफ थीटा माइनस वन हो गया मॉड ऑफ साइन थीटा। अब उसने दिया है जी थीटा है अंडर रूट ऑफ एफ थीटा माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एफ पाई बाई टू माइनस थीटा माइनस वन, जहां पे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई टू, तो ये मॉड साइन थीटा हो गया और पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। तो जी थीटा का जो वैल्यू है वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इस इंटरवल में, डिफरेंशिएट करते हैं तो थीटा पाई बाई फोर आ गया। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है, जी जीरो वन है, जी पाई बाई टू वन है और जी पाई बाई फोर रूट टू है, तो मिनिमम वैल्यू वन, मैक्सिमम वैल्यू रूट टू। तो जो पॉलिनोमियल आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स m और m है वो हो गया a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस रूट टू। अब क्वेश्चन में दिया है p2 है 2 माइनस रूट टू के बराबर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से px आ गया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस रूट टू। अब ये क्वाड्रेटिक को ग्राफ करते हैं तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स आएगा, रूट है 1 और रूट टू। अब 3 प्लस रूट टू बाई फोर, ये वैल्यू 1.1 कुछ आएगा, 1.1 कुछ मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये वैल्यू नेगेटिव, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। 1 प्लस रूट थ्री बाई टू अपॉन फोर, ये है 1.31। अब यहाँ पे भी ये वैल्यू इसके और इसके बीच में आएगा, 1 से 1.414 के बीच में, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए लेकिन दिया है ग्रेटर देन 0 तो ये इनकरेक्ट है। 5 रूट टू माइनस वन अपॉन फोर आएगा, रूट टू से बड़ा। अब यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, तो ये करेक्ट है। और 5 माइनस रूट टू अपॉन फोर 1 से छोटा आएगा तो यहाँ पे भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है तो ये बड़ा होना चाहिए, जबकि दिया है लेस देन 0, यानी ये इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है ए और सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को 4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिए हैं और अपने को उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं इन दिए हुए इंटरवल्स में। पहला है cos x प्लस sin x इक्वल्स 1 बाई रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया cos x माइनस पाई बाई फोर इक्वल्स cos पाई बाई फोर, x माइनस पाई फोर इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर। सॉल्व करेंगे तो या तो x वैल्यू 2n पाई या x वैल्यू 2n पाई प्लस पाई बाई टू। n का वैल्यू 0 पुट किया तो 0 आएगा, 0 पुट किया तो पाई बाई टू आएगा। तो इस इंटरवल है माइनस 2 पाई बाई थ्री से प्लस 2 पाई बाई थ्री में इसके सिर्फ दो ही सॉल्यूशंस आएंगे, यानी पहला मैच होता है p से, तो पहला मैच होता है आपका p से। दूसरा है रूट थ्री टेन थ्री एक्स इक्वल्स 1, यहाँ पे 3x इक्वल्स n पाई प्लस पाई बाई सिक्स या फिर x इक्वल्स 6n प्लस वन इंटू पाई बाई 18 माइनस 5 पाई बाई 18 से प्लस 5 पाई बाई 18 तक। अगर n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पाई बाई 18 आएगा, 1 पुट करेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 5 पाई बाई 18 आएगा, यानी इसका मतलब इसके भी दो ही सॉल्यूशंस आएंगे। सेकंड वाला भी p से मैच होगा, तो सेकंड वाला भी p से मैच होगा, तो फर्स्ट p से सेकंड p से, तो आंसर तो b है। अब तीसरा 2 cos 2x इक्वल्स रूट थ्री, तो cos 2x रूट थ्री बाई टू cos पाई बाई सिक्स, जनरल सोल्यूशन 2x इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, x इक्वल्स n पाई प्लस माइनस पाई बाई 12। अब यहां से वैल्यूज आएंगे प्लस माइनस पाई बाई 12, अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 11 पाई बाई 12 और 13 पाई बाई 12, जो कि दोनों इस इंटरवल के अंदर है, और माइनस 1 पुट करेंगे तो भी दोनों वैल्यूज इसके अंदर आएंगे, तो यानी इसका मतलब इसके 6 सॉल्यूशंस आएंगे। तो जो थर्ड वाला है ये मैच होगा t से। और फाइनली है sin x माइनस cos x इक्वल्स 1, तो फिर से 1 बाई रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे माइनस को राइट हैंड साइड ले गए, तो ये cos x प्लस पाई फोर माइनस 1 बाई रूट टू cos 3 पाई बाई फोर, तो यहाँ से या तो x 2n पाई प्लस पाई बाई टू है या 2n प्लस 1 पाई है, तो यहाँ पे 0 और माइनस 1 पुट करेंगे तो ये दो वैल्यूज आ गए, और यहाँ पे 0 माइनस 1 पुट करेंगे तो पाई और माइनस पाई आ गए, तो यानी यहाँ से इसके 4 सॉल्यूशंस आएंगे, यानी कि जो आपका चौथा वाला है वो मैच होगा r से, तो ये है PPTR। क्वेश्चन नंबर 16 में दो प्लेयर्स हैं P1 P2 जो कि गेम खेलते हैं, तो दोनों एक पासा रोल करेंगे। अगर P1 का नंबर P2 के नंबर से ज्यादा है तो P1 को 5 मिलेगा, अगर दोनों का नंबर बराबर है तो दोनों को 2 मिलेगा, और अगर P1 का नंबर P2 के नंबर से छोटा है तो P2 को 5 मिलेगा और P1 को 0 मिलेगा। और कहता है XI और YI स्कोर्स हैं P1 और P2 के आफ्टर प्लेइंग ith राउंड्स। अब इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? तो अगर किसी भी राउंड में दोनों एक पासा रोल करते हैं तो दोनों के नंबर्स आएंगे सपोज x और y, तो टोटल केसेस कितना हो गया 36। अब दोनों बराबर आएंगे, उसके लिए अपने पास फेवरेबल 6 केसेस 1 1 2 2 6 6, तो उनको ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी है 1/6। अब 36 में से ये 6 केसेस निकाल रहे हैं तो 30 केस बचेंगे। अब 30 में से सिमेट्री कहता है 15 केसेस में x y से बड़ा होगा और 15 केसेस में y x से बड़ा होगा, तो यानी इसका मतलब किसी भी राउंड में प्लेयर 1 की जीतने की प्रोबेबिलिटी 15/36 5/12 और उसके लूज करने की प्रोबेबिलिटी
5/12। अब पहला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी निकालना है x2 जो है बड़ा है या बराबर है y2 के, यानी 2 राउंड्स के बाद x2 का स्कोर या तो उसके बराबर रहे या उससे बड़ा रहे। अब ये हो सकता है जब प्लेयर 1 के या तो दोनों विन्स हो या उसमें से एक विन और एक ड्रॉ हो। अब विन और ड्रॉ ये दोनों को दो वे में अरेंज कर सकते हैं, विन ड्रॉ ड्रॉ विन, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही एक विन एक लॉस तो भी स्कोर बराबर रहेगा, इसको भी अरेंज कर सकते हैं 2 वेज में, या फिर दोनों ड्रॉज हो। जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/12, ये भी 5/12, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 5/12, ड्रॉइंग 1/6, अब 2 इंटू विनिंग 5/12, लूजिंग 5/12 और ड्रॉइंग 1/6 एंड 1/6। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगा आपका, ये प्रोबेबिलिटी आएगा आपका 11/16। यानी इसका मतलब जो पहला वाला है वो मैच होगा Q के साथ, तो पहला मैच होता है Q से। दूसरा है X2 बड़ा है Y2 से, यानी कि 2 राउंड के बाद उसका स्कोर बड़ा होना चाहिए। अब 2 राउंड के बाद हमने देखा कि उसका स्कोर बड़ा या बराबर है इन 4 केसेस में। अब स्कोर बराबर रहेगा या तो विन लॉस हो या दोनों ड्रॉ हो, तो अगर ये दोनों केस निकाल दें तो अपने पास X2 का वैल्यू Y2 से बड़ा आएगा, यानी ये दोनों केस मतलब इनको ऐड करना है। इनको ऐड किया 45/144 और जो हो गया आपका 5/16, यानी कि सेकंड वाला मैच होता है आपका R से, R है 5/16। अब तीसरा है कि 3 राउंड्स के बाद दोनों के स्कोर बराबर होना चाहिए। अब 3 राउंड के बाद दोनों के स्कोर बराबर रहेंगे, या तो तीनों ही मैचेस ड्रॉ हो या फिर एक विन हो, एक लूज हो और एक ड्रॉ हो। तो यहाँ पे ये तीनों को फैक्टोरियल 3 यानी 6 वे में अरेंज कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी कितना 1/6, 1/6, 1/6 और 6 इंटू विनिंग 5/12, लूजिंग 5/12, ड्रॉइंग 1/6। सॉल्व करेंगे तो 77/432 आता है, जो कि ऑप्शन टी है। तो तीसरा वाला टी के साथ, और चौथा है x3 का वैल्यू y3 से बड़ा। अब x3 का वैल्यू y3 से बड़ा, उसके लिए या तो तीनों ही मैच पहला जीते, या फिर 2 मैच जीते 1 हारे, 2 जीते ड्रॉ हो, या फिर 1 जीते और 2 ड्रॉ हो, और इनके टोटल अरेंजमेंट्स, यानी कि यहाँ पे WWL के अरेंजमेंट्स फैक्टोरियल 3/2 3, तो यहाँ पे 3 3 और 3 अरेंजमेंट्स। तो विनिंग 5/12, लूजिंग 5/12, ड्रॉइंग 1/6। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका 355/864, जो कि है आपका ऑप्शन एस, यानी कि चौथा आएगा ऑप्शन एस के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन में आपने को 3 नॉन जीरो नंबर्स दिए हैं P, Q एंड R, जो कि एक HP के 10th, 100th और 1000 टर्म है। तो इसका मतलब 1/P, 1/Q, 1/R AP के टर्म्स होंगे। तो 1/P को लिखेंगे A+9D, 1/Q को लिखेंगे A+99D एंड 1/R को लिखेंगे A+999D। अब अपने को 3 इक्वेशंस दी हैं, x + y + z = 1, 10x + 100y + 1000z = 0 and 1/px + 1/qy + 1/rz = 0। अब 1/p, 1/q, 1/r का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो A+9D, A+99D और A+999D। अपने पास 3 इक्वेशंस है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब तीसरे इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कितना हो गया? A+9dx - 10dx, तो हो गया A - dx, A - dy और A - dz। अब यहाँ से A - d कॉमन ले लिया, तो A - d × x + y + z = 0। तो 2 कंडीशंस आ गए अपने पास, या तो A और D बराबर होना चाहिए या फिर x + y + z 0 होना चाहिए। अगर A और D बराबर नहीं है, वो केस में x + y + z 0 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है x + y + z 1 के बराबर, यानी इसका मतलब अगर A = D है तो वो केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, तो नो सोल्यूशन आएगा। अब A और D अगर बराबर हैं तो यहाँ पे 1/P हो गया 10D, 1/Q हो गया 100D और 1/R हो गया 1000D। तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो P/Q 10 है, Q/R 10 है, P/R 100 है। तो इसका मतलब अगर तीनों में से कोई कंडीशन है तो A = D है, और अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर नो सोल्यूशन आएगा। अब ऑप्शंस की तरफ जाता है, तो यानी कि सेकंड और थर्ड को देखें, P/R = 100, P/Q = 10, इसका मतलब A = D है, तो नो सोल्यूशन आएगा। तो सेकंड S के साथ और थर्ड S के साथ। पहले कंडीशन में और चौथे कंडीशन में दोनों ही कंडीशंस में A = D है, तो A = D के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, और इसका मतलब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आएगा, तो यानी कि R और T तो रहेगा ही रहेगा। अब P और Q भी देख लेते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से अगर पहले 2 इक्वेशंस कंसीडर करें, इसमें अगर x 0 रखेंगे तो y + z = 1 और y + 10z = 0, तो यहां से
y आएगा 10/9 और z आएगा -1/9, यानी एक सोल्यूशन है 0, 10/9, -1/9, और अगर z को 0 रखते हैं तो वहां से आएगा 10/9, -1/9 और 0। यानी इसका मतलब ये p और q भी दोनों ही केस में करेक्ट होंगे। तो यानी पहला मैच होता है p q r और t से, और चौथा भी मैच होता है p q r और t से। यानी इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है पहला q से और चौथा r से। तो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 18 में अपने को एक एलिप्स दिया है। तो ये एलिप्स है सेंटर 0 पे और वर्टिसेस 2,0 और -2,0। अब कहता है एक पॉइंट h है जो कि है α,0। इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है जो कि एलिप्स को और उसके ऑक्सिलरी सर्कल को इंटरसेक्ट करता है E और F पे। E पे टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट G पे, और ये जो एंगल है F का एक्सिस के साथ ये है फाई। तो बेसिकली एक इसेंट्रिक एंगल है। तो यहाँ पे F का कोऑर्डिनेट 2 cos phi 2 sin phi, और इसी इसेंट्रिक एंगल से अपने इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स वर्कआउट करते हैं। तो E का कोऑर्डिनेट हो गया 2 cos phi है, A cos थीटा एंड B sin थीटा। B √3 है तो √3 sin phi। अब यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। इस पॉइंट E पे टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा x cos थीटा अपॉन A प्लस y sin थीटा अपॉन B इक्वल्स 1। अब x एक्सिस के लिए y का वैल्यू 0, तो यहाँ से x आ गया 2 अपॉन cos थीटा, तो G का कोऑर्डिनेट हो गया 2 cos phi, 0। अब G है ये पॉइंट H है 2 cos phi, 0, और F है 2 cos phi एंड 2 sin phi। तो इसका एरिया लिख सकते हैं। एरिया हो गया 1/2 इंटू, अब G है 2 अपॉन cos phi माइनस 2 cos phi इंटू, और ये FH है 2 sin phi। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये जो एरिया आएगा वो आएगा 2 sin क्यूब phi अपॉन cos phi। अब phi के डिफरेंट वैल्यूज पुट करके एरिया के डिफरेंट वैल्यूज चाहिए। π/4 पुट करेंगे तो 1 आएगा, π/2 पुट करेंगे तो 3√3 अपॉन 2 आएगा, π/6 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2√3 आएगा, और π/12 पुट करेंगे तो ये आपका √3 - 1 to the power 4 अपॉन 8 आएगा, जो कि है आपका ऑप्शन सी।